पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। आज जिस महामनीषी के जन्मोत्सव को सम्मानित करने के लिए उसके समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं, उस महामनीषी की स्मृति को प्रणाम करते हुए इस समृद्ध मंच को एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। अभी पंडित दयानिधि मिश्र जी ने कहा कि साहित्य अकादमी और हिंदुस्तानी अकादमी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें उनसे जुड़ने का अवसर दिया। पर मेरा यह मानना है कि उन्हें हमारे प्रति आभारी होना चाहिए कि काशी जैसे स्थान पर, वह भी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के ऊपर कोई संगोष्ठी हो रही हो, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके साहित्य सर्जना पर कोई गोष्ठी हो रही हो और उसमें किसी संस्था को सहभागी होने का अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से उस संस्था का, उन संस्थाओं का ही गौरववर्धन होता है। इसलिए उन्हें हमारा ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने विद्याश्रीनाथ के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के प्रति हम लोग की श्रद्धा स्वाभाविक है, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य हमें दिया, इसलिए भी नहीं कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति प्रदान की, किंतु इसलिए कि उन्होंने जो जीवन जिया और उस जीवन से इस समाज को जो सीखने को मिला है वो निश्चित रूप से उन्हें श्रद्धेय बनाता है। एक दो बातें मैं अवश्य अपने अनुभव की कहूँगा। 1991 में जब मेरी नियुक्ति लेक्चरर, उस समय प्राध्यापक कहा जाता था, आज जिसे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, पंडित जी के कार्यकाल में, कुलपतित्व कार्यकाल में हुई थी और वह मेरा प्रथम दर्शन था। सेक्शन बोर्ड में मेरी नियुक्ति हुई, बहुत लोगों की उस समय नियुक्ति हुई थी। सभी लोग अपनी अपनी ढंग से अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए क्रमशः बंगला करते हैं, इसी हाउस को, वहाँ पर बंगले पर जाते थे माला ले लेकर के। मुझे पता लगा तो मैं भी एक दिन शाम को वहाँ चला गया और स्वाभाविक रूप से जैसे सब लोग कहते थे, मैंने भी कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मेरी नियुक्ति हो गई, नहीं तो मैं कहाँ दर दर भटकता। उन्होंने माला स्वीकार कर ली और मुझे बैठने को बोला। बहुत संकोच हो रहा था उनके सामने बैठने के लिए, लेकिन मैं बैठा। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखना सीखो। यह एक जीवन के लिए अमूल्य संदेश था। अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ। लोग कहते हैं ना कि जब जागा पुरुष, अपने सामर्थ्य पर जब भरोसा जागा, हाथ ज्योतिषी से दिखाने की जरूरत न पड़ी। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करो और उस सामर्थ्य पर भरोसा करने लायक अपने आप को बनाओ। दूसरी बात, एक और लगभग 1 साल बाद या 6 महीने बाद का प्रसंग है। मैं उस समय IIT कानपुर से जुड़ा हुआ था। यहाँ नियुक्ति से पहले कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में काम करता था। मैं उस काम को और आगे बढ़ाना चाहता था, तो मैंने पंडित जी से अनुरोध किया, माननीय कुलपति जी से, कि मैं उस काम को भी यहाँ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 1 महीने का डिप्यूटेशन पर भेजा, सीख कराओ। मैं कुछ सीख कर आया अपनी क्षमता के अनुसार। फिर मैं बार बार जाने की ऐसी जिद कर रहा था, जिद क्या अनुरोध कर रहा था। उन्होंने फिर मुझे बैठाया और कहा, अभी एक सर बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि अपने खूंटा मजबूत करो। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, लेट देम रन बिहाइंड यू। उन्हें अपने पीछे भागने दो, उन सब के पीछे, समाज के पीछे मत भागो। समाज, अपने आप को ऐसा बनाओ कि समाज तुम्हारे पीछे आए। वह एक हमारे लिए गुरु मंत्र था। ऐसे अनेक अवसर आए जिस समय एक दिशा निर्देश के रूप
भटकते हुए को एक रास्ता के रूप में उन्होंने दिया था। साहित्य सर्जना उनके बचपन से हम लोग पढ़ते रहे हैं, एक जैसे जमीन से जुटकर जो साहित्य की सर्जना उनकी लेखनी से आई, उनके ललित निबंधों से आई, चाहे आप उनका भोर भय बिनुसार भोर का आवाहन पढ़ लीजिए, कैसे कैसे शब्द, कैसे कैसे पुरानी पुरानी कविताओं को, पुराने पुराने उक्तियों को लेकर आते थे। भोर भय बिनुसार सिरैया एक चुगले निरुग बन बोले लिए, ऐसे पुरानी उक्तियों को लेकर, पुराने गीतों को लेकर के वो छोटे छोटे चीजों को लेकर के ललित निबंध लिखते थे। कृतन्न करणार्पित बंधनम सखे शिरीष मागंड विलम विवेकनम। एक बार शकुंतला ने शिरीष कुसुम को कान पर नहीं लगाया, उस रचनाकार का मन द्रवित हो गया, अरे आज क्यों नहीं लगाया है, उसके ऊपर पूरा ललित निबंध आ गया। यह एक अंदर की जो संवेदना है, जिस संवेदना की बात, जिस विन्यास और संवेदना की बात चल रही है, उस संवेदना से फूटा हुआ यह सृजन है, वो साहित्य है। भाषा कोई भी हो, भाषा का कोई बंधन नहीं है। साहित्य एक अलग चीज है, भाषा उसे प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। कभी कोई भाषा थी, कभी कोई भाषा थी, और हिंदी ही साहित्य भाषा को ले लें तो कितने क्षण क्षण भाषा बदलती रहती है। जिस उदय काल की आप बात कर रहे हैं, उसके भूषण और ऐसे लोगों की जो भाषा थी, आज वो भाषा नहीं है। वो जो छंद थे, आज वो छंद नहीं है। आज बिना छंद के छंद, जिसको फ्री वर्स बोलते हैं, उसका भी एक छंद है। मेरा एक मानना है, लोग अच्छा समझ बैठते हैं कि जिसका कोई छंद न हो वो आधुनिक कविता है, वैसी नहीं है। उसका भी एक छंद होता है, उसका भी एक रिदम होता है। प्रस्तुत करने की पद्धति अलग होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, विचार बढ़ते जाते हैं, विचारों को प्रस्तुत करने की तरीका बदलते जाते हैं। कुतो वा नूतनम वस्तु वयम प्रेक्षकम क्षमा। कोई नई बात हम क्या सोच सकते हैं, लेकिन नई बात को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, वह एक तरीका होता है। हमारे पास जब वो संवेदना आती है, हर रचना कविता नहीं होती है। पूरे के पूरे काव्य का एक छंद, एक पंक्ति अगर कविता हो जाए तो पूरी कविता सार्थक होती है। कुछ एक बात जो सहृदय हृदय तक पहुंच जाए, जो तादाद में बना ले, किसी के मन में आक्रोश उत्पन्न कर दे, वह कविता है। किसी के मन में संवेदना उत्पन्न कर दे, किसी के जीवन को बदल दे, किसी के को सदाचार सत्पथ पर ला दे, उतना मात्र उस काव्य का के उस अंश को हम कविता कहते हैं। पूरा काव्य तो मौन रहकर भी कहा जा सकता है, उसके लिए शब्द विन्यास की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बात सहृदय हृदय तक पहुंच जाए तो उसे काव्य कहेंगे। पद्य रचना तो व्यर्थ होती है। कभी मैंने एक रचना की थी, आपको पुनः सुना दूं। आज तुमने हृदय के इस मौन स्वर को सुन लिया, आज तुमने हृदय के इस मौन स्वर को सुन लिया, बस गीत की परिणति यही है, शब्द रचना व्यर्थ है। आज तुमने हृदय के इस मौन स्वर को सुन लिया, बस गीत की परिणति यही है, शब्द रचना व्यर्थ है। तो नूपुरों की झंकृतों से हृदय तंत्री बज उठे, नूपुरों की झंकृतों से हृदय तंत्री, संगीत की सुर साधना में ताल बंधन व्यर्थ है। हृदय का झंकृत हो जाना, यही रचना है, यही कविता है। और ऐसी कविता के सृष्टा पंडित जी थे। उनके हर एक कृति ने एक इतिहास लिखा, एक मार्ग प्रदर्शन किया, और उस मार्ग पर चलते हुए कितने साहित्यकार बने। और उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में, उनके जन्मोत्सव के अवसर पर ये जो प्रतिवर्ष आयोजन होता है, वे संस्कृत साहित्य के भी उतने ही उद्भट विद्वान थे जितने हिंदी साहित्य के। और आप लोग में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो आधुनिक तंत्र शास्त्र के, आधुनिक तंत्र शास्त्र मतलब कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे। IITs जैसे संस्थानों में उनको सुनने के लिए भीड़ जुटती थी। कैसे? उन्होंने एक
कि पाणिनीयन जो ग्रामर है, पाणिनीयन ग्रामर की जो सेंटेंस एनालिसिस की प्रक्रिया है, इट इज द बेस्ट सुटेबल सिस्टम फॉर द कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के को जो भाषा है, मैं अगर 2 मिनट और अनुमति दे तो बोल देता हूँ। सेंटेंस एनालिसिस में, वाक्य विश्लेषण में कंप्यूटर को एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वो समस्या यह होती है कि कोई एक वाक्य उसके सामने रखा जाए तो अनेक पॉसिबल अर्थ, अनेक संभावित अर्थ उनके सामने आते हैं। कुछ सार्थक होते हैं, कुछ असंबद्ध होते हैं, लेकिन वह कृत्रिम मेधा होने के कारण वह उस इसको अंग्रेजी में एम्बिग्विटी बोलते हैं। एम्बिग्विटी मतलब अर्थ, जो संशयात्मक अर्थ प्रस्तुत करना, अर्थ का व्यभिचार प्रस्तुत करना, इस स्थिति को एम्बिग्विटी बोलते हैं। और कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या यह है, पाणिनीय व्याकरण और न्याय की जो शब्दबोध प्रक्रिया है भारतीय न्याय शास्त्र की, उसने एक बात रास्ता दिखाया है कि हम जो कहना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटेंडेड मीनिंग, हमारा तात्पर्य विषयीभूत अर्थ, उसको प्रतिपादित करने के लिए हमारे पास ऐसा शब्द है जो कभी भी व्यभिचरित नहीं होगा, कभी भी उस कथ्य के इधर उधर नहीं होगा जो कथ्य यथातथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इस पद्धति को उन्होंने कंप्यूटर साइंटिस्ट को सिखाया और आज इसका परिणाम है। मैं यह बात 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 30-35 साल 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब पंडित जी ने इसको शुरू किया था। राजीव संगम, विनीत चैतन्य, राम कृष्णाचार्य जैसे कुछ परिगणित विद्वानों को लेकर उन्होंने शुरू किया था। आज उसका परिणाम है कि कंप्यूटर लगभग 95% नजदीक पहुंच चुका है भाव को भी ग्रहण करने के लिए। पहले तो शब्द को ग्रहण करता था, साहित्य उसको केवल सामान्य बोलचाल की भाषा में तो असुविधा नहीं होती थी, लेकिन जब साहित्य आता था अनेकार्थक शब्द आते थे। जब कालिदास के काव्य उसमें रखे जाते थे तो उसको दिक्कत होती थी। आज कंप्यूटर उस स्थिति में पहुंच चुका है कि उस कथ्य के यथातथ्य तक पहुंच जाए और लगभग फ्री ऑफ एम्बिग्विटी हो चुका है। तो यह उनकी देन है जिस पर आज चर्चा इस समाज में कम हो पा रही है, साहित्यिक समाज में। IITs में होती है, हम लोग जानते हैं, लेकिन इस समाज में भी उस चीज को प्रस्तुत करना होगा। हमारे युवा लोगों को भी इसको बताना होगा कि किस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। अब वो आर्टिफिशियल नहीं बचेगा, वो अब स्वाभाविक होता जाएगा। इस चीज को भी हमें अपने युवा छात्रों को बताना पड़ेगा, इसे पाठ्यक्रम में लाना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हम लोग उसे इस प्रकार के महाविद्यालयों और छोटे विद्यालयों में, गुरुकुलों में भी इसको समाविष्ट करें, ताकि हमारे जो ये पारंपरिक छात्र हैं, परंपरागत हिंदी या संस्कृत साहित्य के जो छात्र हैं, वो आधुनिक मुख्य धारा से जुट करके एक संवाद स्थापित कर सके और ये बता सके कि भारतीय भाषा में वह ज्ञान भी निहित पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं अपने समय से ज़्यादा समय ले चुका हूँ। एक लोभ रहता है प्रोफेसरों को माइक मिलते ही वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वह एक प्रोफेसरत्व तो अभी हमारे